मूवी की शुरुआत होती है ईयर 2007 में इराक से, जब इराक के प्रेसिडेंट बुश अमेरिका और इराक के बीच चल रहे वॉर को खत्म करने की घोषणा करते हैं, जिस वजह से दोनों देश के बीच चल रही युद्ध अब खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका अपने 2 स्नाइपर्स को इराक भेजती है, क्योंकि अमेरिकन कंपनी का इराक में पाइपलाइंस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हालांकि वॉर खत्म हो गया था, लेकिन दुश्मन देश में अमेरिकन वर्कर सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि कोई था जो अभी भी उन वर्कर्स को यहां मार रहा था। इसलिए सार्जेंट मैथ्यूज को उसके स्पॉटर सार्जेंट आइजक के साथ यहां भेजा गया था। इन लोगों का काम उन्हें मारना था, जो कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे लोगों को मार देते हैं। दोनों तेज धूप में पत्थरों के बीच छुपकर पाइपलाइन पर नजर रखे हुए थे कि कहीं यहाँ पर कोई दुश्मन तो नहीं है। दोनों छुपकर अपना काम कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता है और इन दोनों को यहाँ छिपे हुए पूरे 20 घंटे से भी ज्यादा का समय हो जाता है। घंटों तक इंतजार करने के बाद मैथ्यूज का सब्र टूटने लगता है और वो आइजक से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई इराकी सोल्जर है, क्योंकि इस जगह पर केवल कुछ मरे हुए वर्कर्स और कुछ मरे हुए अमेरिकन गार्ड्स है। इसके अलावा मुझे वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमें वहां खुद जाकर चेक करना चाहिए। लेकिन आइजक कहता है कि नहीं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग मरे हैं उन्हें किसी ने हेडशॉट से मारा है। हो सकता है कि इस जगह पर कोई इराकी स्नाइपर हो जिसने उन लोगों को मारा है, और मुझे लगता है कि शायद वो स्नाइपर जूबा होगा। दरअसल जूबा एक बहुत ही खतरनाक इराकी स्नाइपर था, लेकिन मैथ्यूज कहता है कि आखिर 30 सेकंड में कोई 8 लोगों को कैसे मार सकता है। मैथ्यूज को लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं उन लोगों पर किसी ग्रुप ने हमला किया होगा, लेकिन आइजक को लगता है कि जरूर यहाँ पर कोई न कोई स्नाइपर मौजूद है। अब उन दोनों को यहाँ इंतजार करते हुए पूरे 24 घंटे बीत जाते हैं और उन 24 घंटों में उन्हें यहाँ कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली थी। मैथ्यूज का सब्र टूट जाता है और वो खड़ा हो जाता है। मैथ्यूज आइजक से कहता है कि वहां पर कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए मैं खुद वहां चेक करने जा रहा हूँ, और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे पीछे से देख सकते हो। आइजक अभी भी मैथ्यूज को वहां जाने से मना करता है, लेकिन मैथ्यूज उसकी बात नहीं मानता और वो कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर जाने लगता है। आइजक पीछे से उस पर नजर रखता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर मैथ्यूज को अमेरिकन सोल्जर्स और वर्कर्स की डेड बॉडीज दिखाई देती है। मैथ्यूज को एक मरे हुए सोल्जर के पास से रेडियो मिलता है, जिसे लेकर वो आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ आइजक मैथ्यूज को ठीक से देख नहीं पाता, क्योंकि आइजक की स्कोप खराब हो जाता है। आइजक मैथ्यूज को उसके बारे में बताता है तो मैथ्यूज कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार कहा कि तुम अपने स्कोप को बदल लो और कोई नया स्कोप ले लो। आइजक कहता है कि नहीं, ये स्कोप डीन का है और डीन इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इस स्कोप को मैं उसकी आखिरी निशानी समझकर अपने पास रखता हूँ। दूसरी तरफ मैथ्यूज जब सारी डेड बॉडीज को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं वो सारे हेडशॉट से मारे गए हैं। मैथ्यूज जल्दी से ये बात आइजक को बताता है। आइजक कहता है कि तुम जल्दी से वहां से निकलो, लेकिन मैथ्यूज अभी भी वही खड़ा होता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर उन्हें मारा किस तरफ से गया है। लेकिन तभी मैथ्यूज को एक गोली आकर लगती है और वो नीचे गिर जाता है। मैथ्यूज आइजक को बताता है कि मुझे गोली लगी है। ये सुनकर आइजक भागकर उसके पास जाने लगता है। वो स्नाइपर आइजक पर भी गोली चलाता है, लेकिन आइजक गोली से बचने के लिए जिगजैग पोजीशन में भागता है। आइजक मैथ्यूज के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक गोली उसके पैर में लग जाती है, जिस वजह से वो घायल हो जाता है। आइजक उस स्नाइपर से बचने के लिए एक वॉल के पीछे आकर छुप जाता है, ताकि वो इसे देख ना सके। उधर मैथ्यूज दर्द से तड़प रहा था। वो आइजक से बेस पर कांटेक्ट करके बैकअप और रेस्क्यू टीम को बुलाने के लिए कहता है। इधर आइजक के पैर में गोली लगी थी, इसलिए वो अपने घाव पर पट्टी बांधता है ताकि नीचे गिर रहे ब्लड को रोका जा सके। इसके बाद वो बैग से रेडियो निकालकर अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने लिए मदद बुला सके, लेकिन रेडियो में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्योंकि रेडियो का एंटीना टूट चुका था। उस स्नाइपर ने जानबूझकर एंटीना को टारगेट किया था ताकि वो अपने बेस से कांटेक्ट ना कर पाए। हम देखते हैं कि मैथ्यूज अभी जिंदा है और वो अपने राइफल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आइजक उससे कहता है कि तुम हिलो मत, वरना वो स्नाइपर तुम्हें गोली मार देगा। आइजक वॉल में एक होल करके अपने स्कोप को वहां लगा देता है ताकि वो उस स्नाइपर को देख सके। इसके बाद वो अपने पैर में लगी गोली को बाहर निकालने लगता है। ऐसा करने से उसे काफी तेज दर्द होता है, लेकिन वो गोली बाहर निकल जाती है। अब दर्द की वजह से आइजक यहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तब उसे रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है। आइजक को लगता है कि बेस के लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है कि हमें गोली लगी हुई है, इसलिए हमें मदद चाहिए। वो लोग उधर से कहते हैं कि हम तुम्हें देख नहीं पा रहे हैं,
इसीलिए तुम हमें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, या फिर तुम जहां हो वहां से खड़े होकर गोली चलाओ, तभी हम तुम्हारे पास आकर तुम्हें बचा लेंगे। उनकी बात सुनकर आइजक थोड़ा परेशान हो जाता है, जिस वजह से इसे उस आदमी के ऊपर शक होने लगता है। वो आदमी जो करने के लिए आइजक से कह रहा था वो सारी चीजें नियमों के खिलाफ थी। आइजक नोटिस करता है कि उस आदमी का एक्सेंट एक अमेरिकन की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इसलिए ये समझ जाता है कि वो वही स्नाइपर है जिसने इन्हें गोली मारी है। वो स्नाइपर अब इसे भी मारना चाहता है, इसलिए वो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा है। दरअसल उस स्नाइपर को आइजक के रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिल गई थी, जिस वजह से वो इससे बात कर सकता था। आइजक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। ये सुनकर वो कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझे पहचान लोगे, इसलिए अगर तुम यहाँ जिंदा रहना चाहते हो और अगर अपने साथी को भी जिंदा देखना चाहते हो तो तुम मुझसे बात करते रहो। मैथ्यूज को जिंदा रखने के लिए आइजक को ना चाहकर भी उस स्नाइपर से बात करनी पड़ती है। वो स्नाइपर आइजक से कुछ पर्सनल सवाल पूछता है, जैसे कि ये स्नाइपर कैसे बना और उसके परिवार में कौन कौन है। वो स्नाइपर आइजक के बारे में सारी चीजें जानने लगता है। आइजक उसे वो सब इसलिए बताता है ताकि वो उसे अपनी बातों में उलझा कर रखे। आइजक स्नाइपर की लोकेशन जानने के लिए अपने स्कोप से देखता है और जमीन पर एक मैप बनाता है और सोचता है कि आखिर वो स्नाइपर कहाँ हो सकता है। आइजक उस स्नाइपर से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं यहाँ का एक सिविलियन हूँ और मैं सिर्फ अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइजक कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ का युद्ध तो अब खत्म हो चुका है। तुमने यहाँ जितने भी लोगों को मारा है वो सारे मासूम लोग थे, क्योंकि वो लोग सिर्फ पाइपलाइन में काम कर रहे थे और उस पाइपलाइन को बनने के बाद उससे इराकी गवर्नमेंट का ही फायदा होगा। लेकिन तुम यहाँ काम कर रहे लोगों को मारकर सारी चीजें खराब कर रहे हो और तुम खुद को एक इराकी कहते हो। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि कोई युद्ध खत्म नहीं हुआ, युद्ध सिर्फ तुम्हारे लिए खत्म हुआ है। हम जैसे लोगों के लिए युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि क्या वो सारे पैसे इराकी गवर्नमेंट को मिलेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि वो सारे पैसे अमेरिकन गवर्नमेंट को मिलेंगे। आइजक को यहाँ एक सोल्जर के पास रेडियो दिखाई देता है, इसलिए ये उस स्नाइपर की बात इग्नोर करके रेडियो लेने की कोशिश करता है। लेकिन वो स्नाइपर कहता है कि मुझसे बात करते रहो वरना मैं मैथ्यूज को मार दूंगा। ये सुनकर आइजक कहता है कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता? स्नाइपर कहता है कि मुझे तो ये भी पता है कि तुमने कितने लोगों को मारा है, और अगर आज मैंने मैथ्यूज को मार दिया तो ये वो दूसरा आदमी होगा जो तुम्हारी गलती से मारा जाएगा, क्योंकि तुम्हारी गलती से पहले भी एक आदमी मर चुका है जिसका नाम डीन था। दरअसल डीन आइजक की गलती से मरा था, क्योंकि आइजक का निशाना चूक गया, जिस वजह से वो गोली डीन को लग गई और वो मारा गया। स्नाइपर की बात सुनकर आइजक काफी हैरान होता है और सोचता है कि आखिर उसे ये सब कैसे पता चला। आइजक को प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो अपनी बोतल निकालकर पानी पीता है, लेकिन बोतल खाली होती है क्योंकि स्नाइपर ने बोतल के बीच में गोली मारी थी। स्नाइपर कहता है कि मैंने जानबूझकर बोतल में गोली मारी थी। आइजक कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, क्योंकि कोई भी इतना सटीक निशाना नहीं लगा सकता। स्नाइपर कहता है कि मैंने तुम्हारे रेडियो को तोड़ दिया ताकि तुम अपने बेस से कांटेक्ट ना कर पाओ, और मैंने जानबूझकर तुम्हारे पैर में गोली मारी है ताकि तुम यहाँ से भाग ना पाओ। स्नाइपर कहता है कि तुम बिना पानी और इलाज के यहाँ तड़प तड़प कर मरने वाले हो। आइजक कहता है कि तुम एक आतंकवादी हो। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है, तुम लोग हमारे देश में बंदूक लेकर आते हो और हम पर गोलियां चलाते हो, और तुम मुझे ही आतंकवादी बोल रहे हो। कुछ देर बाद आइजक उस स्नाइपर को देख लेता है जो कि एक बड़े से कचरे के ढेर में छिपा हुआ था, लेकिन आइजक को अभी भी स्नाइपर की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं थी। 24 घंटे लगातार उस कचरे के ढेर में छिपे रहना और उसके बाद भी एकदम परफेक्ट निशाना लगाना, ये काम केवल जूबा ही कर सकता था। आइजक कहता है कि तुम कहीं जूबा तो नहीं। कुछ समय बाद यहाँ धूल भरी हवाएं चलने लगती है। आइजक उस चीज का फायदा उठाता है और जल्दी से एक मरे हुए सोल्जर के पास आता है। आइजक उसका बैग लेकर वापस से वॉल के पीछे आकर छिप जाता है। वापस आकर वो देखता है कि उसका स्कोप टूट गया है, जिस वजह से वो अब उस स्नाइपर को नहीं देख पाएगा। इसे यहाँ रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है। आइजक को पता चलता है कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है। आइजक उसे स्नाइपर की लोकेशन बताता है और वो स्नाइपर को अपनी बातों में उलझा कर रखता है ताकि मैथ्यूज अपनी राइफल तक पहुंच जाए। मैथ्यूज के पास एक एम्ब्लेम था जो एक शीशे की तरह काम करता है, इसलिए वो उस एम्ब्लेम से कचरे के ढेर की तरफ देखता है। साथ में ही वो रेंगते हुए अपने राइफल को लेने की कोशिश करता है। स्नाइपर आइजक को बताता है कि पहले वो बगदाद में एक टीचर हुआ करता था, लेकिन एक दिन अमेरिकन के हमले से स्कूल के सारे बच्चे मारे गए, इसलिए तब से उसने अमेरिकी सेना से बदला लेने का फैसला किया। इस जगह पर तेज हवा की वजह से काफी धूल उड़ रहे थे, जिस वजह से वो स्नाइपर आइजक को देख नहीं पाता। मौका पाकर मैथ्यूज अपनी राइफल तक पहुंच जाता है
और राइफल से वो उस स्नाइपर पर फायर करता है, लेकिन राइफल रिलोड करते समय वो स्नाइपर इसे गोली मार देता है। गोली सीधा मैथ्यूज के कंधे पर लगती है। जान बचाने के लिए वो आइजैक की तरफ जाने लगता है। मैथ्यूज आइजैक के पास पहुंच पाता कि उससे पहले वो स्नाइपर उसके सिर पर गोली मारता है, जिस वजह से मैथ्यूज की यहाँ पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर आइजैक को काफी हर्ट होता है, क्योंकि उसका साथी उसके ही सामने मारा गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। स्नाइपर कहता है कि युद्ध तो पहले ही खत्म हो चुका है और तुम अब तक यहाँ इराक में क्या कर रहे हो। आइजैक कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ और अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। स्नाइपर कहता है कि तुम इतनी आसानी से अपने घर नहीं जा सकते, तुम्हें मुझे अपनी कहानी बतानी होगी और तुम तब तक जिंदा रहोगे जब तक तुम मुझसे बात करते रहोगे। आइजैक यहाँ रोने लगता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही डीन को मारा है। मैं अपने दुश्मन स्नाइपर को मारने वाला था, लेकिन मेरा निशाना चूक गया, जिस वजह से वो गोली डीन को जा लगी और वो मारा गया। लेकिन आज तक मैंने सबसे झूठ बोला है कि डीन को दुश्मनों ने मारा है। स्नाइपर से बात करते समय आइजैक को रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है। आइजैक देखता है कि बेस के लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आइजैक उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंचती। वो बस उनकी आवाज सुन सकता था। आइजैक यहाँ स्नाइपर की आवाज सुनता है, जो बेस के लोगों से कांटेक्ट करके उनसे मदद मांग रहा था। बेस के लोगों को लगता है कि रेडियो पर जो उनसे बात कर रहा है वो आइजैक है, लेकिन वो स्नाइपर था। आइजैक को यह सारी बात समझ आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर जितने भी वर्कर काम कर रहे थे उन्होंने कभी मदद मांगी ही नहीं, क्योंकि उस स्नाइपर ने उन्हें पहले ही मार दिया था और उसी ने बेस पर कांटेक्ट किया था ताकि मदद के लिए और सोल्जर्स यहाँ पर आए और वो उन्हें भी मार दे। वो स्नाइपर यहाँ जाल बिछाकर एक एक अमेरिकन सोल्जर्स को मार रहा था। आइजैक को एहसास होता है कि वो स्नाइपर कितना ज्यादा खतरनाक है। आइजैक यहाँ बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तब उसे यहाँ हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। आइजैक स्नाइपर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई उत्तर नहीं देता। आइजैक को लगता है कि शायद वो स्नाइपर सो रहा है, इसलिए ये जल्दी से मैथ्यूज की राइफल अपनी तरफ खींचता है। वो देखता है कि 2 हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आ रहे हैं, जिन्हें उस स्नाइपर ने यहाँ बुलाया था। आइजैक अपनी वॉल को गिरा देता है और उस कचरे के ढेर की तरफ निशाना लगाता है। स्नाइपर भी आइजैक पर निशाना लगाए बैठा हुआ था, लेकिन धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। स्नाइपर उस पर फायर करता है, जिस वजह से आइजैक उस रोशनी को देख लेता है। वो ठीक उसी जगह पर फायर करता है जहां से उसने रोशनी देखी थी। स्नाइपर अब कोई भी हरकत नहीं करता, जिसे देख आइजैक को लगता है कि इसने उस स्नाइपर को मार दिया। आइजैक उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो अभी भी डर रहा था, क्योंकि अगर स्नाइपर जिंदा हुआ तो वो इसे मार देगा। लेकिन इस पर कोई भी फायरिंग नहीं होती। आइजैक को कंफर्म हो जाता है कि वो स्नाइपर अब मर चुका है। हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड होती है। सोल्जर्स आइजैक को हेलीकॉप्टर में ले जाने लगते हैं। आइजैक बार बार उनसे कहता है कि उस कचरे के ढेर में चेक करो, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि आइजैक की आवाज साफ नहीं होती। वो लोग उसे लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, वैसे ही वो स्नाइपर इन पर गोलियां चलाने लगता है। स्नाइपर उन सभी को मार देता है, जिस वजह से उनका हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है। आइजैक मैथ्यूज के साथ साथ वो सारे सोल्जर्स भी यहाँ मारे जाते हैं और उसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।